हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत फर्स्ट सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको फोर्थ चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट का जो आपका थर्ड चैप्टर था उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में हम बी ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर सेकंड आपका जो सामान्य ऐच्छिक विषय है जी सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत फर्स्ट, जो कि आपका फोर्थ क्रेडिट का कोर्स है, उसका जो फोर्थ चैप्टर है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए उनको हम शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट के थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपका ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये आपका बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, इन सभी में भी होता है। अगर आप किसी भी प्रोग्राम से या ऑनर्स से बिलोंग कर रहे हो और आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत फर्स्ट सब्जेक्ट है तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। तो आप अगर बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, अगर किसी भी सब्जेक्ट किसी भी प्रोग्राम से या ऑनर्स से बिलोंग हो और आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत फर्स्ट सब्जेक्ट है तो आप सभी स्टूडेंट ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है। तो चलिए अब हम चैप्टर नंबर 4 शुरू कर लेते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वे देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम सकल घरेलू उत्पाद का निर्धारण, वास्तविक और संभावित जीडीपी, कुल व्यय, उपभोग समारोह, निवेश समारोह और संतुलन सकल घरेलू उत्पाद, ये सभी हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम इसका एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखते हैं, इस पार्ट में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक पर विचार करेंगे। उत्पादन अपने संभावित उत्पादन स्तर के आसपास क्यों उतार चढ़ाव करता है। फिर हम परवर्ती स्तर के सापेक्ष वास्तविक उत्पादन में ऐसे उतार चढ़ाव के पहले सिद्धांत को देखेंगे। जो आपका ये मॉडल है, इसका आधार व्यय और उत्पादन के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया है, अर्थात जो व्यय होती है और उत्पादन होती है उनको निर्धारित करता है, लेकिन जो आय और उत्पादन व्यय है उसको निर्धारित करते हैं। और हम आय का निर्धारण किनोसियन मॉडल विकसित करेंगे, और जो आपका कुल भाग की अवधारणा है उसको विकसित करने के लिए कीमत दी गई है। जो कुल आपूर्ति वक्र है उसको सपाट माना जाता है, जिससे कि हम उपभोग और निवेश पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो आपका अर्थव्यवस्था संतुलन है वो उत्पादित उत्पादन का स्तर मांग के स्तर के बराबर है, और यदि वे समान नहीं है तो वे एक अनियमित इन्वेंट्री होगी। तो ये हमने एक छोटा सा परिचय देख लिया। अब हम देख लेते हैं आपका व्यापार चक्र, वास्तविक जीडीपी और संभावित जीडीपी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र। व्यापार चक्र से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों के उतार चढ़ाव से है। यह समय समय पर उत्पादन, रोजगार, आय और खर्च में बदलाव को दर्शाता है। व्यापार चक्र के 4 प्रमुख चरण होते हैं। जो आपका व्यापार चक्र है ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में जो भी आपकी आर्थिक गतिविधियां होती है उनमें क्या उतार चढ़ाव रहे हैं। इन सभी का अध्ययन हम व्यापार चक्र के अंतर्गत करते हैं। और व्यापार चक्र समय समय पर उत्पादन, रोजगार और आय में खर्च में बदलाव को दर्शाता है। तो व्यापार चक्र के 4 चरण होते हैं, जिनमें आपका सबसे पहला आता है वृद्धि। जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें उत्पादन और रोजगार बढ़ता है। चोटी में क्या होता है, अर्थव्यवस्था अपने उच्चतम बिंदु पर होती है, और मंदी में जो मांग और उत्पादन होती है उसमें गिरावट आती है। फोर्थ आपका आता है गिरावट, जो कि आर्थिक गतिविधियां अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती है तब गिरावट आती है। तो ये हमने आपका व्यापार चक्र देख लिया, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। अब हम देख लेते हैं आपका रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। वास्तविक सकैलू घरेलू उत्पाद, रियल जीडीपी, उस मूल्य को दर्शाता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एक निश्चित आधार वर्ष के स्तर मूल्यों पर मापा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त करना, ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसके आर्थिक विकास का सही आकलन हो सके। तो जो आपका रियल जीडीपी है इसमें हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एक निश्चित आधार वर्ष के भीतर देखते हैं, और जो उसके स्तर मूल्य होते हैं उसको मापते हैं। आपका रियल जीडीपी का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त करना होता है, ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसका वास्तविक विकास सही तरीके से हो सके। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं, यदि 2020 में उत्पादन 100 करोड़ का था तो 2025 में 150 करोड़ का हुआ, लेकिन जो मुद्रास्फीति के कारण है उसके कारण कीमतें बढ़ी, तो वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति को हटाकर वास्तविक उत्पादन वृद्धि दिखाएगा। तो ये हमने आपका रियल जीडीपी देख लिया। ये आप जैसे कि रियल जीडीपी का फॉर्मूला भी देख सकते हैं, जिसमें आपका नॉमिनल जीडीपी प्लस अपॉन 1 प्लस डिफॉल्टर और जो अपॉन पॉपुलेशन है उसको हम देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं
संभावित जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी। संभावित जीडीपी उस अधिकतम उत्पादन स्तर को दर्शाता है जिसे अर्थव्यवस्था अपनी पूरी उत्पादन क्षमता के साथ प्राप्त कर सकती है बिना मुद्रास्फीति के दबाव के। जो आपकी संभावित जीडीपी है उसमें जो अर्थव्यवस्था होती है वह पूरी उत्पादन क्षमता के साथ प्राप्त होती है बिना किसी मुद्रास्फीति के दबाव के। सेकंड आपका आता है यदि वास्तविक जीडीपी संभावित जीडीपी से कम है तो अर्थव्यवस्था मंदी में होती है। अगर आपकी जो रियल जीडीपी होती है वो संभावित जीडीपी से कम होती है तो अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाती है। थर्ड आपका आता है यदि वास्तविक जीडीपी संभावित जीडीपी के बराबर है तो अर्थव्यवस्था संतुलन में रहती है। अगर आपकी रियल जीडीपी और संभावित जीडीपी बराबर है तो ये संतुलन, आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो संतुलन में बनी रहेगी। फोर्थ आपका आता है यदि वास्तविक जीडीपी संभावित जीडीपी से अधिक है तो जो अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ जाता है। तो ये हमने आपका देख लिया संभावित जीडीपी। अब हम देख लेते हैं समग्र मांग और संतुलन उत्पादन। तो सबसे पहले हम देखते हैं समग्र मांग। समग्र मांग से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि के दौरान सभी क्षेत्रों द्वारा किए गए कुल व्यय से है। इसे निम्नलिखित घटकों से मापा जाता है। जो आपका समग्र मांग है इसमें हम जो एक निश्चित अवधि होती है, आपका वित्तीय वर्ष होता है, उसके दौरान जो भी सभी क्षेत्रों में उपभोक्ता, व्यवसाय, सरकार और विदेशी क्षेत्र द्वारा जो भी कुल व्यय है उन सभी को हम समग्र मांग के भीतर बढ़ते हैं। तो इसके जो घटक होते हैं उनको हम देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है उपभोक्ता व्यय, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। घरेलू उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च। दूसरा आपका निजी निवेश, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। जो आपका कंपनियों द्वारा पूंजीगत वस्तुएं होती है उन पर क्या खर्च होता है उसको हम निजी निवेश कहते हैं। थर्ड आपका सरकारी व्यय, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, जो कि आपकी सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं और परियोजनाओं पर खर्च होता है उसको हम सरकारी व्यय कहते हैं। शुद्ध निर्यात, जिसको हम एक्स माइनस एम से वो डिनोट करते हैं, जिसमें आपका निर्यात एक्स से और आयात एम को घटाने के बाद जो बची राशि होती है उसको ही हम शुद्ध निर्यात कहते हैं। तो इसका सूत्र आप देख सकते हैं, जो आपका एडी होता है वो आपके सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम के बराबर होता है। मतलब कि जो आपकी एडी होती है वो उपभोक्ता व्यय प्लस निजी व्यय, निजी निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस जो आपका एक्स प्लस एम होता है, इन सभी के योग को हम एडी कहते हैं। तो ये हमने आपका समग्र मांग देख ली, या आपका एडी का सूत्र देख लिया। अब हम देख लेते हैं संतुलन उत्पादन। संतुलन उत्पादन से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के उस स्तर से है जहां समग्र मांग और समग्र आपूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। तो आपके संतुलन उत्पादन में क्या होता है, जो आपका एडी होता है और जो आपका एएस होता है वे बराबर होते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, इस बिंदु पर अर्थव्यवस्था में कोई अनावश्यक स्टॉक बचत या अतिरिक्त मांग नहीं होती है। जो आपका ये बिंदु होता है इसमें अर्थव्यवस्था में कोई भी अनावश्यक स्टॉक या बचत अतिरिक्त मांग नहीं होती है। यदि आपकी समग्र मांग अधिक हो जाए तो मुद्रास्फीति हो सकती है, और यदि आपकी समग्र मांग कम हो जाए तो मंदी उत्पन्न हो सकती है। तो इनका संतुलन बनाए रखना ही जरूरी है। जो आपका संतुलन का निर्धारण है ये तब प्राप्त होता है जब एडी बराबर एएस होता है। अब हम देख लेते हैं उपभोग फलन और समग्र मांग। उपभोग फलन एक गणितीय संबंध है जो यह दर्शाता है कि आय में परिवर्तन के अनुसार उपभोग में कितना परिवर्तन होता है। इसे अर्थशास्त्री जॉन मेनोर्ड किन्स ने प्रस्तुत किया था। जो आपका कंजप्शन फंक्शन है, उपभोग फलन है, इसको जॉन मेनोर्ड ने प्रतिपादित किया था, और ये दर्शाता है कि जो आय में परिवर्तन है उसके अनुसार उपभोग में कितना परिवर्तन होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका कंजप्शन फंक्शन है। अब हम देख लेते हैं जो आपका उपभोग फलन है उसका सूत्र क्या है। उपभोग फलन का सूत्र होता है सी बराबर ए प्लस बी वाई होता है, जहाँ आपका सी होता है उपभोग व्यय, ए होता है स्वायत्त उपभोग जो कि आपका वो उपभोग होता है जो आय शून्य होने पर किया जाता है, बी आपका होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में आय की कई वृद्धि होने पर उपभोग में आने वाली वृद्धि, और जो वाई होती है वो इनकम होती है, वाई होती है। तो ये हमने आपका उपभोग फलन का सूत्र देख लिया, सी बराबर ए प्लस बी वाई। तो मतलब जो आपका उपभोग व्यय होता है वो स्वायत्त उपभोग और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में एक वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि, और जो आपके आय होते हैं उन सभी को जोड़कर हमें उपभोग फलन प्राप्त होता है। अब हम उपभोग फलन की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन जो कम है लेकिन जो बढ़ती है वो कम दर से बढ़ती है। दूसरा आपकी जो बचत होती है वो आय के साथ बढ़ती है। थर्ड आपका जो उपभोग फलन है उससे अर्थव्यवस्था के खर्च और मांग का अनुमान लगाया जाता है। अब हम देख लेते हैं समग्र मांग एडी। समग्र मांग से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों द्वारा किए गए कुल व्यय से है। यह अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को दर्शाता है। जो आपका समग्र मांग है इसमें जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र होते हैं, घरेलू, व्यावसायिक, सरकारी और विदेशी,
उन सभी की कुल व्यय से ही समग्र मांग बढ़ती है। यह अर्थव्यवस्था में जो वस्तु और सेवा होती है उसकी कुल मांग को दर्शाता है। अब हम समग्र व्यय के कुछ घटक देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है उपभोग व्यय, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, जो कि घरेलू द्वारा वस्तु और सेवाओं पर खर्च होता है, उसको हम उपभोग व्यय कहते हैं। दूसरा आपका निजी निवेश, जिसको आई से डिनोट करते हैं, जो व्यवसाय द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया निवेश है, उसको हम निजी निवेश कहते हैं। थर्ड आपका आता है सरकारी व्यय, जिसे जी से डिनोट करते हैं, जो सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च किया जाता है, उसको हम सरकारी व्यय कहते हैं। फोर्थ आपका शुद्ध निर्यात एक्स माइनस एम, जो निर्यात से आयात को घटाने पर बची मांग है, उसको ही हम शुद्ध निर्यात कहते हैं। अब हम समग्र मांग का भी सूत्र देख लेते हैं। जो आपका एडी होता है वो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। मतलब कि जो आपका समग्र आय है वो उपभोग व्यय, निजी निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात, इन सभी के जोड़ को ही हम एडी या समग्र मांग कहते हैं। समग्र मांग और उपभोग फलन का क्या संबंध है, उनको हम देख लेते हैं। उपभोग फलन समग्र मांग का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि जो घरेलू उपभोग होता है उसका कुल मांग का बड़ा हिस्सा बनाता है। जब आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है, जिससे जो समग्र मांग है उसमें भी वृद्धि होती है। अगर आपकी आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, जिससे जो समग्र मांग है उसमें भी वृद्धि होगी। यदि उपभोग कम होता है तो समग्र मांग में गिरावट आ सकती है, जिससे कि आपकी जो मंदी है उसका खतरा बना रहता है। अब हम एक टॉपिक देख लेते हैं, आय और उत्पादन का संतुलन। आय और उत्पादन का इस संतुलन उस स्थिति को दर्शाता है जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग और कुल आपूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में ना तो अधिशेष उत्पादन होता है और न ही आय की मांग की कमी। जो आय और उत्पादन का संतुलन है उसमें जो एडी होता है एग्रीगेट डिमांड होता है, और जो एएस होता है एग्रीगेट सप्लाई होता है, वे सभी बराबर होते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें अधिशेष उत्पादन होता है और न ही मांग की कमी होती है। तो संतुलन का अर्थ जैसे कि मैंने आपको बताया, एडी बराबर एएस, एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई। अब हम देख लेते हैं कुल मांग, एग्रीगेट डिमांड एडी। कुल मांग से तात्पर्य उपभोक्ताओं, उत्पादकों, सरकारों और विदेशी क्षेत्र द्वारा खर्च किए गए कुल व्यय से है। इसका सूत्र क्या होता है, एडी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस एम, जो कि हमने अभी भी देखा। मतलब कि जो आपका उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय, निर्यात, आयात, इन सभी के जोड़ को ही हम एडी या समग्र मांग कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कुल आपूर्ति, जो कि आपका एस। कुल आपूर्ति से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं के कुल मूल्यों से है। यह मुख्यतः राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। जो आपका कुल आपूर्ति होती है ये अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों से होती है। और जो आपकी एएस होती है वो आपकी नेशनल इनकम के बराबर होती है। मतलब कि आपका जो एआई है वो नेशनल इनकम के बराबर, जो आपकी नेशनल इनकम है वो एस के बराबर होती है। फोर्थ आपका आता है संतुलन उत्पादन का निर्धारण। ये जब होता है जब एडी बराबर एएस होता है, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है। अगर एडी बराबर एएस होता है तो मांग अधिक होने के कारण, जो अगर एडी बराबर होता है और एएस छोटा है तो जो मांग होती है वो अधिक होने के कारण मुद्रास्फीति हो सकती है। और अगर एडी एएस बड़ा होता है, एडी छोटा होता है, तो जो मांग होती है वो मंदी के कारण हो सकती है। अब हम फिफ्थ देख लेते हैं आपका संतुलन का चित्रण। जो आपका ग्राफ होता है उसमें एक्स अक्ष पर राष्ट्रीय आय वाई, और जो वाई अक्ष होते हैं उस पर कुल मांग और कुल आपूर्ति होती है। जबकि जो एडी होती है वो रेखा और एएस रेखा एक दूसरे को काटती है। वहीं जो संतुलन बिंदु होता है, इस बिंदु पर ही कोई अधिशेष या घाटा नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं जैसे कि ये आपका कोई वक्र है, डायग्राम है, इसमें आपका जो एक्स अक्ष होगा और एक वाई अक्ष होगा। तो जो हम एक्स अक्ष होगा उसको हम नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय से डिनोट करेंगे, और जो वाई एक्स होगा उसको हम कुल मांग या कुल आपूर्ति के नाम से डिनोट करेंगे। और इसमें आपकी दो रेखाएं होती है, एक आपकी एडी रेखा और एक आपकी एएस रेखा। तो जैसे हमने ये मान ली ये आपकी एडी रेखा है और ये हमने आपकी एएस रेखा मान ली। तो इसका जो ये जहाँ ये बिंदु कट रहा है, जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर कट रही है, वही इसका संतुलन बिंदु होता है। मतलब कि इस बिंदु पर कोई भी अधिशेष या घाटा नहीं होता है। तो ये हमने आपका संतुलन का चित्रण देख लिया। अब हम देख लेते हैं आय और उत्पादन के संतुलन का महत्व। जो आपकी अर्थव्यवस्था होती है उसमें स्थिरता बनाए रखता है। संतुलन में रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलता है। यदि संतुलन टूटता है तो सरकार को मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों द्वारा हस्तक्षेप करना पड़ता है। अब हम देख लेते हैं बचत और निवेश, जिसमें आपका सबसे पहला हम देखेंगे सेविंग, बचत।
बचत से तात्पर्य आय के उस हिस्से से है जिसे उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता है। जब व्यक्ति या परिवार अपनी आय का कुल भाग भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं तो उसे ही बचत कहते हैं। जैसे कि आप सभी देखते हैं, आप सभी भी अपनी कुछ ना कुछ सेविंग करते होते हैं जिससे कि हमारे जो फ्यूचर होता है वो हमारे फ्यूचर में काम आ सके, तो उसको ही हम बचत कहते हैं। उदाहरण के लिए आप ये देख सकते हो, अगर आपको कहीं से 100 रुपये प्राप्त होते हैं तो आप उसका 80% अपने खर्च में इस्तेमाल करोगे, और जो आपका 20% होगा उसको अगर आप अपने भविष्य के लिए बचाते हो तो वो आपका बचा हुआ 20% ही आपकी बचत या सेविंग कहलाती है। अब हम बचत का सूत्र देख लेते हैं। बचत का सूत्र होता है आपका S बराबर वाई माइनस सी, जहाँ आपका जो S होती है वो बचत होती है और वाई होती है आय और सी होती है उपभोग व्यय। तो मतलब अगर हम वाई में से सी को घटा देंगे, आय में से उपभोग व्यय को घटा देंगे तो हमें बचत प्राप्त हो जाएगी। अब हम बचत के कुछ प्रकार देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है निजी बचत, प्राइवेट सेविंग, जो कि परिवार और व्यक्ति द्वारा की जाती है। दूसरा आपका आता है सार्वजनिक बचत, पब्लिक सेविंग, जो कि सरकार द्वारा बजट अधिशेष के रूप में बचत होती है। थर्ड आपका आता है राष्ट्रीय बचत, नेशनल सेविंग, जो कि निजी और सार्वजनिक बचत का कुल योग होती है। ये हमने बचत के प्रकार देख लिया। अब हम बचत के उद्देश्य देख लेते हैं। बचत का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य तो ये होता है, जो हमारी भविष्य की अनिश्चितताएं होती है उनके लिए धन सुरक्षित करना। दूसरा पूंजी निर्माण के लिए जो निवेश है उसमें योगदान देना। तीसरा ब्याज या लाभ अर्जित करना। तो ऐसे भी आपके बचत के उद्देश्य हो गए। अब हम आपका इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं, निवेश देख लेते हैं। निवेश से तात्पर्य उन संसाधनों या धनराशि के उपयोग से है जिन्हें उत्पादन साधनों पर खर्च किया जाता है ताकि भविष्य में अधिक आय वर्जित की जा सके। तो इन्वेस्टमेंट का अर्थ यह होता है, अगर हम किसी भी चीज़ पर पैसा लगा रहे हैं और उससे हमें भविष्य में अधिक लाभ प्राप्त होगा तो उस पर पैसा लगाना ही निवेश कहलाता है। जैसे कि आप कोई मशीन के ऊपर, भवन के ऊपर, उपकरण के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर आपने खर्च किया है और उससे हमें भविष्य में अधिक आय अर्जित हुई है तो उसको ही हम निवेश कहते हैं। अब हम निवेश के प्रकार देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है प्राथमिक निवेश। यह वह निवेश होता है जो आय के स्तर से स्वतंत्र होता है, जैसे कि आप बुनियादी ढांचा निर्माण देख सकते हैं। दूसरा आपका प्रेरित निवेश। यह वह निवेश होता है जो आय के स्तर में वृद्धि के कारण बढ़ता है, जैसे कि मांग बढ़ने पर जो उत्पादन है उसको बढ़ाने में जो मशीनों में निवेश किया जाता है। तो ये हमने निवेश के प्रकार देख लिए। अब हम निवेश का सूत्र देख लेते हैं, जो कि आपका I बराबर S होता है। अब बचत और निवेश का क्या संबंध है उसको हम समझ लेते हैं। जब लोग बचत करते हैं तो उनके जो धन होते हैं बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से निवेश के लिए उपलब्ध हो जाता है। दूसरा जो अधिक बचत है उससे अधिक निवेश संभव होता है, जिससे कि जो उत्पादन है और रोजगार है उसमें वृद्धि होती है। थर्ड आपका यदि बचत अधिक हो लेकिन निवेश कम हो तो मांग में कमी आ सकती है, लेकिन जो मंदी है वो उत्पन्न हो सकती है। तो इनकी जो संतुलन स्थिति होती है वो होती है S बराबर I। अब हम ने बचत और निवेश भी देख लिया। अब हम एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। इस पार्ट में हमने व्यापार चक्र के जो चरण होते हैं उनको देखा, और फिर हमने जो आउटपुट गैप है उसके बारे में पढ़ा। जो अर्थव्यवस्था अपने संतुलन उत्पादन पर होती है, जबकि अर्थव्यवस्था की जो कुल मांग होती है वो उत्पादन के स्तर के बराबर होती है। और जब उत्पादन अपने संतुलन स्तर पर नहीं होता तो अनियोजित इन्वेंट्री होगी, जिससे कि आपकी जो कुल मांग होती है वो 4 मार्गों का घटक होती है, एक खपत, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात। और जो कुल मांग होती है वो आय के स्तर से प्रभावित होती है, क्योंकि जो आपकी खपत आय होती है वो एक प्रकार का कार्य है, और जो अर्थव्यवस्था है वो आय का उपभोग नहीं करती है और उसे बचाया जाता है। अर्थव्यवस्था की जो कुल मांग है वो स्वायत्त खर्च और उसके ढलान से प्रभावित होती है। तो ये हमने एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूं, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में जरूर बताइएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपका बचत और निवेश के बीच संबंध है उन संबंध को आप कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में जरूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट शॉर्ट्स में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। तो ये था आपका 4th चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गए होगा। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपके 5th चैप्टर पर रहने वाली है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।